हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में वह एजेंसी की भूमिकाएं क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बेसिस पे आपकी जो एजेंसीज़ है, जो हम एडुकेशंस लेते हैं, जो बोर्ड होती है जो हमें क्या शिक्षा देती है, जो संस्थान होती है इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि एनसीईआरटी गवर्नमेंट एक संस्थान है जो किताबें चलाती है, उस बेसिस पे हर आपकी सीबीएसई बुक फॉलो करती है। फिर आईसीएसई बोर्ड होते हैं, ये सब एक संस्थान होती है जो अपनी तरह के बोर्ड लेती है, एग्ज़ाम करवाती है और ये एग्ज़ाम हम लोग देते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। फिर अलग अलग स्टेट के लिए, झारखंड स्टेट के लिए जेसीईआरटी होती है। फिर डाइट जो है वो दिल्ली में चलती है। तो ये अलग अलग लेवल पे, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा रीजनल, जो लोकल रीजन बोलो तो आप बोल सकते हैं स्टेट वाइज जो होते हैं उसके अपने अपने रीजन होते हैं, उस बेसिस पे आपके लेवल होते हैं। जैसे कि अगर एनसीईआरटी की बोलेंगे, जो सीबीएसई है, सीबीएसई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है बट उसका रीजनल सेंटर अलग अलग स्टेट में भी है। आपके जैसे बिहार में पटना में हो गया, तो ये हो गया आपका रीजनल। लोकल हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके है, जैसे कि आपके डाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होती है, और ये डायरेक्ट आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि क्या क्या एजेंसीज है जो हमारे नेशनल लेवल पे काम करती है, राष्ट्रीय पे काम करती है, या स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, तब आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से। और आप अच्छे से पता है कि सीबीएसई क्या काम करती है, एनसीईआरटी क्या काम करती है, तो आप एक बार समझ लीजिए इसको, फिर अपने वर्ड में आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज, जो बाहरी एजेंसीज है वो हमारे पाठ्यक्रम में किस तरह से उपयोगी है, क्या काम करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग पेडागोगिक सपोर्ट टू टीचर्स इन स्कूल्स, विद इन स्कूल्स, लोकल, रीजनल एंड नेशनल। मीन्स ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज है ये हमारे विद्यालय में तो ज्ञान जो है प्रोवाइड करती है, एक जो शैक्षिक सहायता होती है वो हमें देती है, ये वो हमारे बाहरी एजेंसीज देती है, स्थानीय क्षेत्र देते हैं, या फिर जो राष्ट्रीय होते हैं वो क्षेत्र देते हैं। अब देखते हैं नेशनल लेवल पे कौन कौन सी एजेंसीज है जो हमारे काम की आती है। पहला एनसीटीई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। दूसरा है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। फिर उसके बाद है न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारी शिक्षा की जो प्लानिंग होती है, या प्रशासन विश्वविद्यालय, तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। अब देखते स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे भी होती है, जिसे रीजनल भी कह सकते हैं आप, रीजनल लेवल पे। तो एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो ये स्टेट लेवल पे हो गई। अब अगला हम लोग देखते हैं एसबीटीई, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, जो टीचर बनते हैं उसके लिए स्टेट बोर्ड होते हैं, जिसे हम राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। उसके बाद सीटीई, द कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। आईएएसईएस, इंस्टीट्यूट्स फॉर एडवांस लर्निंग एंड एजुकेशन, जिसे हम शिक्षा में उन्नत शिक्षा के लिए संस्थान बनाई जाती है। उसके बाद एसआई, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा संस्थान। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। तो हम लोग एक एक करके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे इसमें से आप उसी में लिखिएगा, सब लिखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको आता हो, जो आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं वो लिखिएगा। तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ ही सिलेक्ट करके रखा हो, उसे ही चुन के मैं आज के लेक्चर में डाला हूँ। तो पहला देखते हैं नेशनल लेवल, राज्य स्तर पे क्या है। टू assist the government at the center in formulating the policies in the field of school education, implement them, the government of India has established
certain autonomous agencies at various levels. These body responsible for the quality school education in our country. तो जो हमारी सरकार है, भारत की जो सरकार है, उन्होंने बहुत स्तर पे बहुत सारी चीज़ की क्या की स्थापना की हुई है। तो ऐसे संस्थान क्या करते हैं हमारे देश में, एक जो गुणवत्तापूर्ण स्कूल होती है, विद्यालय होती है, उसकी शिक्षा होती है, उसे जिम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। उसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो हमारी नीति जो होते हैं, नीति में जो भी क्षेत्र हमारे आती है, शिक्षा क्षेत्र स्कूल की, उसको बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे मदद करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं इस पे क्या पहला है, आता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इससे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो इससे वाकिफ़ ना हो। ये सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए लागू भी होता है। जो भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसे NCERT बुक पढ़ना होता है, समझ में आता है, अनलेस एंड अनटिल वो ICSE के ना हो, चाहे वो अब सरकारी हो या सेंट्रल हो। कुछ कुछ स्टेट में NCERT नहीं होते, वो अपने स्टेट की बुक चलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वाज established by गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया in 1961। तो ये एक क्या भारत सरकार द्वारा 1961 में ये स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई थी। ये ऑटोनोमस है, सोवियत मतलब खुद से अपना एक संगठन बनाया हुआ है। तो ये क्या है, NCERT है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मेन रोल ऑफ दिस बॉडी इज टू एडवाइज एंड असिस्ट द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसीज फॉर एजुकेशन, स्पेशली टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस इन द स्कूल एजुकेशन एंड टीचर। इस पूरी वाक्य से आप ये समझते हैं कि जो सेंट्रल जो सरकार है हमारे केंद्र में, उसका बहुत ही अहम रोल रहा है। वो एक तरह से आपको सलाह भी देती है और सहायता भी करती है। जो भी एजेंसीज़ है गवर्नमेंट या फिर आपकी जो भी बाहरी एजेंसीज़ है, उसे सहायता और सलाह देती है कि वो जो आपकी केंद्र और राज्य की सरकार है, उसकी जो शिक्षा की नीति है होती है, उससे कार्यान्वयन में सलाह और सहायता करती है। विशेष में आपकी जो स्कूल एजुकेशन, जो आपकी स्कूली शिक्षा होती है और शिक्षक तैयारी में उसमें क्वालिटी एजुकेशन देती है और परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है एजुकेशन की, आपको क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लेज ए की role in developing policies and programs that prepare a national curriculum framework। जो हमारी राष्ट्र संगठन जो नीति बनाती है या कार्यक्रम बनाती है, उसको विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो रूपरेखा बनता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर जो आते हैं वो है अनुसंधान, जिसे रिसर्च कहते हैं, डेवलपमेंट जो विकास, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आपकी जो सिलेबस होती है वो रिसर्च और विकास डेवलपमेंट करके ही बनाई जाती है। उसकी प्रशिक्षण दी जाती है टीचर को, जो शिक्षक होते हैं उसे, कि आपको किस तरह से NCERT पढ़ाना है, कैसे बच्चों को अच्छी समझ में आएगा, उदाहरण आपको किस हिसाब से देने हैं, और इसी का विस्तार होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, जो प्रकाशन होती है, जो प्रसार होते हैं। एडुकेशनल सर्वेज, इसकी सर्वेक्षण होती है, सर्वे होती है कि जो एडुकेशन जो शिक्षा दे रहे हैं उसे कितने लोग को लाभ मिला, तो सर्वे हो गया। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स, जो भी विभिन्न तरह की योजनाएं जो चल रही है उसे आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कार्यान्वयन करना है आपको। उसके बाद आता है अगला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, केंद्र शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET कहते हैं। ये constitution until of the NCERT came into existence in the year 1984
with the merger of Center for Educational Technology CET and the Department of Teaching DT है। तो जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक संविधान इकाई एक तरह से ये है, उसकी यूनिट है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र सीईटी और प्रशिक्षण शिक्षण विभाग डीटीए का एक विलय के साथ ये 1944 में अस्तित्व में आया था। तो ये सीईटी और डीटीए के साथ एक कंबाइन करके एक मर्जर का काम किया था ये सीआईईटी। सीआईईटी इज ए प्रीमियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है, शिक्षा केंद्र है, जिसे हम प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। तो सीआईटी समझ में आ गया। अगला पॉइंट है सीआईटी में, इट्स मेजर एम टू प्रोमोट यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज वाइज रेडियो, फिल्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर मीडिया। तो इसका जो अहम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, जो कि हमारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी होती है, जो कि हम रेडियो के माध्यम से, किसी मूवी या फिल्म के माध्यम से, जो हमारी उपग्रह संचार होती है उसकी, और जो हमारी साइबर मीडिया होती है, जो हम टीवी में देखते हैं मीडिया न्यूज़, उसकी साइबर, इसके माध्यम से हमारा क्या होता है, एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इसको मुख्य उद्देश्य बनाता है। अब अगला है बेहद ही महत्वपूर्ण सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कहते हैं। ये स्टेब्लिश 1922 में हुआ था। ये एक ऑटोनॉमस है जो खुद से कार्य करता हो, स्वायत्त निकाय होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी के अंदर आती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर ये सीबीएसई आती है, जो कि इसका सेंट्रल कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बोर्ड इज सेल्फ फाइनेंसिंग बॉडी एंड एग्जीक्यूट इट्स फंक्शन थ्रू द रीजनल ऑफिसेज सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद इन इट्स हेड ऑफिस एट द न्यू दिल्ली। तो ये जो बोर्ड है ये एक खुद स्व वित्त पोषित निकाय है, जो कि अपना कार्य, जो भी कार्य हिस्से, जो भी विभिन्न हिस्से होते हैं उसमें स्थापित करता है अपना क्षेत्रीय कार्यालय को, उस माध्यम से ये अपना कार्य करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो हमारा न्यू दिल्ली में है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य ध्यान है इस बोर्ड का, पहला एफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थान है उसकी संबंधितता करता है। अगला द लेइंग डाउन ऑफ कंडीशंस ऑफ द एग्जामिनेशंस एट द एंड ऑफ क्लास 10th एंड 12th। जो हम पढ़ते हैं उसके बाद हमारा एक दो बोर्ड होता है, एक मैट्रिक जिसे हम 10th बोर्ड कहते हैं, दूसरा 12वीं बोर्ड जिसे हम लोग इंटर कहते हैं। तो पढ़ने के बाद हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हमें वो सर्टिफिकेट्स देते हैं क्वालिफाइंग का, कि योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करती है। जो भी उस सीबीएसई से एफिलिएटेड लेते हैं, अपनी जो भी सुबंध विद्यालय के सफल उम्मीदवार होते हैं, उसको क्या किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप योग्य है आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। द कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एडमिशन इनटू मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जितनी भी तरह की आपकी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज होती है, उसके प्रवेश के लिए जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है, उसके लिए क्या प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है, जिसके माध्यम से आप उस संस्थान में नामांकन करवा कर सकते हैं, आप वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं आगे की। अगला पॉइंट है रिव्यू एंड अपडेटिंग ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स whose parents were employed in transferable job। तो उसकी जो समीक्षा और अग्नितिकरण होती है, और वैसे छात्र जिनकी ज़रूरी होती है शिक्षा लेने की, और उनके जो माता पिता होते हैं उनके पास जो जॉब होता है, जो नौकरी होती है, वो स्थानांतरणीय नौकरी होती है, वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है। और ट्रांसफरेबल जॉब वही होती है जो सेंट्रल लेवल की जॉब हो, सेंट्रल पोस्ट हो, सेंट्रल जॉब हो, तो उसमें ट्रांसफ़र अलग अलग स्टेट में कर दी जाती है। अगर आप स्टेट में हो तो स्टेट में ही आपको ट्रांसफ़र होगी, किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में
दूसरे जिला में, तो ऐसे ये देखते रहती है। अब अगला है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम ICSE कहते हैं, भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र ICSE। इट सीम्स दैट दिस वॉज स्टार्टेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट। जो कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र है उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको प्रतिस्थापन करने के लिए रूप में ये ICSE लाया गया था। नाउ ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री आर एफिलिएटेड टू दिस काउंसिल। अभी के समय में हमारे देश में भारी मात्रा में, भारी संख्या में स्कूल इस परिषद से संबंध रखता है, उससे एफिलिएटेड है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। एट दीज आर प्राइवेट स्कूल्स एंड जनरली catered टू चिल्ड्रन फॉर द वेल्दी फैमिलीज। ये जो हमारी निजी स्कूल है ये आमतौर पर वैसे परिवार लोग इसके बच्चे शिक्षा लेते हैं जो अमीर घराने से आते हैं। अगला है आपका ई नंबर। अभी सब नेशनल चल रहा है तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS। और ये NIOS अभी काफ़ी विवाद में रहा था। इसे जो DLED लोग किए थे वो 2 इयर्स का होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स है ये, तो ये 2 इयर्स का होना चाहिए। बट ड्यूरिंग कोरोना उस टाइम पे जो आपके 2 या 3 मंथ्स के जो आपके टीचिंग ट्रेनिंग होती है वो नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आपके जो DLED वाले हैं, जो आप NIOS या फिर बोल सकते IGNOU से किए थे, ओपन वो भी स्कूल्स थी, तो IGNOU से किए थे, तो उसमें क्या हुआ था, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। उसी पे भी केस चल रही है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। करंट अफेयर्स टाइप में आप लिख सकते हैं। वैसे भी डेवलपिंग स्ट्रेटजीज प्लान फॉर प्रोमोटिंग एंड सेटअप स्केलिंग द ओपन स्कूलिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो जो भारत में मुख्य विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए और स्थापित करने की जो रणनीति योजनाएं बनाई जाती है उसे विकसित करने का काम ये NIOS करती है। अगला, टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर सेटिंग अप स्टेट ओपन स्कूल्स। तो जो हमारी तकनीकी जो भी चीज़ होती है या वित्तीय सहायता होती है वो हमारी राज्य सरकार जो भारत की वो कार्य करती है। उसे सेटअप, उसे स्थापित करने के लिए ये स्टेट, राज्य मुक्त विद्यालय बनाई गई है, SOS जिसे हम लोग कहते हैं, स्टेट ओपन स्कूल्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। टू डेवलप मल्टीमीडिया एंड मल्टी चैनल डिलीवरी मोड्स फॉर इफेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्सवेयर टू सपोर्ट कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स। तो जो हमारी मल्टीमीडिया और जो मल्टी चैनल होते हैं वो हमें एक इफेक्टिव ट्रांजैक्शन के थ्रू, एक प्रभावी लेन देन के माध्यम से हमारे जो पाठ्यक्रम या कार्यक्रम होती है उसको समर्थन करती है। हमारे पाठ्यक्रम सामग्री बहुत बार आप देखिए कि पहले DD1 जिसे हम दूरदर्शन चैनल कहते हैं, दूरदर्शन चैनल, वो पहले हमारे टीवी पे बहुत कोई इंतज़ार करते थे देखने के लिए, क्योंकि जो हमारी NCERT की सिलेबस है उसे वो ऑनलाइन पढ़ाते थे। किस मीडिया के माध्यम से? आपके टीवी एज ए मीडिया वो यूज़ करते थे। इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारा कोर्स है उसे बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट है टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस एंड इशू सर्टिफिकेट्स एंड टू सक्सेसफुल लर्नर्स। जैसे कि CBSE हो या फिर ICSE हो या फिर IGNOU हो या फिर NIOS हो, हर संस्थान से आप अगर कोई भी डिग्री करते हो, कोई भी कोर्स लेते हो, वहाँ से पढ़ते हो, तो वो आपको पास करने पे, उसकी परीक्षा को सफल होने पे आपको वो एक प्रमाण पत्र देती है कि आपने ये कोर्स पूरी तरह से सफलपूर्वक कार्य किया है। अगला है टू स्टेब्लिश ए डेटाबेस ऑन ओपन स्कूलिंग। जो भी ओपन स्कूल है उसके लिए एक डेटाबेस स्थापित करना ही एक NIOS या IGNOU जैसे संस्थान का काम है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्टेट लेवल। तो हम लोग नेशनल लेवल पढ़ लिया, अब राज्य स्तर पर देखते हैं। टू असिस्ट द गवर्नमेंट एट द स्टेट इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंट देम। तो जो हमारी सरकार होती है वो इसे स्कूल क्षेत्र की नीति
जो नीतियाँ बनती है उन्हें लागू करने के लिए हमारी राज्य सरकार सहायता करती है, असिस्ट करती है। पहला SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, टू ऑर्गेनाइज इंडक्शन लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये एक प्रेरण स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करती है। दूसरा, टू रिकंस्ट्रक्ट द सिलेबस एंड करिकुलम, जो हमारे पाठ्यक्रम होती है और जो हमारी पाठ्यचर्या होती है उसे पुनर्निर्माण करती है, पुनर्गठित करती है। टू जनरेट न्यू आइडियाज, इनोवेशंस, इम्प्रूव प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। तो जो शिक्षा गुणवत्ता निगरानी या फिर पर्यवेक्षण में नए विचार, हमारे जो नए विचार आते हैं या फिर जैसे हम नवाचार कहते हैं, ये बेहतर अभ्यास उत्पन्न करने के लिए मदद करती है SCERT के। अगला है टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस ट्रेनिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इन सर्विस टीचर्स, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। तो जो टीचर्स होते हैं, जो भावी शिक्षक होते हैं, उसके लिए सेवा से पूर्व उसे प्रशिक्षण दिया जाता है और सेवारत रहते हुए भी शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाते रहता है। उसके लिए कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए सम्मेलन होता है, उसकी बैठक होती है, उसके लिए सेमिनार आयोजित किया जाता है, बताया जाता है आप कैसे पढ़ा सकते बच्चों को, कैसा आपका जो पढ़ाई है वो इफेक्टिव बच्चे अच्छे से सीख सकेंगे। तो उस माध्यम से जो उनकी शिक्षा है उसे आप बढ़ावा भी दे सकते हैं, उसको रुचि भी बनेगा और आप बच्चों को अच्छे से शिक्षा भी दे सकेंगे। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, SBT। तो SBT जो है वो मेनली बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड बिहार, SBTE। तो ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड का गठन कब हुआ था? बिहार सरकार द्वारा हुआ था 31 मई 1955 1955 में हुआ था। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो हमारी सरकार हमारी बिहार सरकार है उनके द्वारा हुआ था। एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग हो। द गवर्निंग बॉडी फॉर द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन बिहार स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये गवर्निंग बॉडी है कि बिहार सरकार की एक शासी निकाय है जो हमारी पॉलिटेक्निक संस्थान होती है उसके काम अंतर्गत आती है। अगला है इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार भारत सरकार है उसके अंदर जो बिहार सरकार है उसके अंतर्गत आती है। तो इसका मेन कार्यक्रम क्या है? जो हमारा शिक्षा एग्ज़ाम होता है, जो प्रशिक्षा मतलब जो हमारी एग्ज़ाम होती है, जो परीक्षा होती है, उसके बाद जो हमारा सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र होता है 6 सेमेस्टर का या फिर 3 साल के डिप्लोमा कोर्स का, वो हम लोग को जो पॉलिटेक्निक संस्थान है वो प्रदान करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था आपका स्टेट लेवल या फिर इसे हम लोग रीजनल लेवल भी कह सकते हैं। तो नेशनल हम लोगों ने पढ़ लिया और हम लोग रीजनल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकल बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सटर्नल एजेंसीज। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डाइट जो है दिल्ली सरकार में जो है, दिल्ली में है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स इन दिल्ली एक्ट विल एक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक अथॉरिटी एंड नोडल इंस्टीट्यूशंस गाइडिंग ऑल स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन एफर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डाइट हमारे दिल्ली जिले में है वो शैक्षिक प्राधिकरण जो हो और जो नोडल संस्थान है उसके रूप में कार्य करती है और जिला में जितने भी स्कूल है जो शिक्षा प्रदान करती है वो शिक्षा प्रयासों को मार्गदर्शन देने का काम डाइट करती है। दे will function with the substantial institution autonomy in planning and executing their mandate with guidance and support from SCERT and direct education। जो SCERT और शिक्षा निर्देशालय है वो क्या करती है? मार्गदर्शन देती है और समर्थन देती है अपना। उसके साथ साथ वो आदेश देती है, जो भी योजनाएं बनाई जाती है या क्रियान्वित करने में वो पर्याप्त संस्था को अपना काम करने देती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की डाइट थी। अगला पॉइंट है देयर ओवरआर्चिंग फोकस विल बी ऑन द इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर एजुकेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग आउटकम ओरिएंटेशंस। तो जो उनकी जो मुख्य ध्यान है उसे मजबूत एक
मुख्यता के साथ स्कूल के जो शिक्षक है, शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो शिक्षक हैं वो जो क्वालिटीज़ दे रहे हैं एडुकेशन क्वालिटीज़ वो अच्छी गुणवत्ता की है, तो ये सुनिश्चित करती है। तो ये डाइट का आपका काम था, DIT। ये खाने का डाइट मत समझ लीजिएगा, ये डाइट है, पढ़ने वाला संस्थान है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। आप मुझे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे लाए, वो बता सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और ये एक दुख वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।